Assalamualaikum students, welcome to the 24th lecture of analytic number theory. So just review the lecture 23. लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज का और जो सबसे उसका लास्ट रिजल्ट कंक्लूड किया था क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ, उसको डिटेल में देखा और उसको सारा रिव्यू किया, उसकी एक्सरसाइजेस की. सो आज हम आगे नेक्स्ट में अपने लास्ट जो पोर्शन है हमारे कोर्स का उसकी तरफ जा रहे हैं, विच इज़ द पार्ट ऑफ एनालिटिक नंबर थ्योरी. सो एनालिटिक नंबर थ्योरी के अंदर जारी बात है, नाम से जैसे क्लियर है कि हम नंबर थ्योरी की भी बात करेंगे और कुछ एनालिसिस की भी बात करेंगे. लेकिन एनालिसिस हम किसके ऊपर करेंगे, उसके लिए हमें फंक्शंस चाहिए. तो हम फंक्शंस किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है. उसके लिए हमें नंबर्स चाहिए और नंबर्स के अंदर जो हमें पता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्राइम नंबर्स हैं. जब हमने पढ़ा था नंबर्स की डेफिनेशन तो हमने कहा था कि जो प्राइम नंबर्स हैं ये इनके आइटम्स हैं. उसकी जो बेसिक वजह है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि हर नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के अंदर लिखा जा सकता है. तो और प्राइम्स को फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी कि एक प्राइम नंबर अपने अलावा किसी की प्रोडक्ट में नहीं लिखा जा सकता. सो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1. सो इसके अलावा इसकी कोई ऐसी डिकम्पोजिशन नहीं पड़ी हुई जिसके अंदर दो इंटीजर हों जो 1 के अलावा हो उनमें से एक और वो मल्टीप्लाई होकर 2 आ रहे हों. तो हम स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चलेंगे कि पहले प्राइम नंबर्स को रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे कि प्राइम नंबर्स को स्टडी करने के लिए और उनको समझने के लिए हमें और कौन से फंक्शंस बनाने पड़ेंगे. उन फंक्शंस को बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उन फंक्शंस पे हम किस किस्म का एनालिसिस कर सकते हैं. तो एनालिसिस या थोड़ा सा उनका आपको आइडिया है कि एनालिसिस के अंदर हम फंक्शंस लेते हैं, उनकी लिमिट्स लगाते हैं, उनकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं कि हमारे पास क्या इससे रिजल्ट आ रहा है, उसकी बाउंड क्या है, एक फंक्शन जो है वो किस नंबर से कम रहता है या बड़ा रह जाता है, सीक्वेंस बन जाते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं या डाइवर्ट करते हैं. तो ये सारी की सारी जो हमारे पास डिस्कशन है ये एनालिसिस के अंदर आती है. तो हम पहले प्राइम नंबर्स को देखते हैं कि प्राइम नंबर्स के बारे में हमें क्या पता है और हम इसके बारे में मजीद क्या कह सकते हैं. सबसे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने प्रूव किया था प्राइम नंबर्स के बारे में वो यूक्लिड थ्योरम था. तो ये पहला बंदा था जिसने हमें ये बताया कि जो इन्फिनिट मैनी प्राइम्स जो हैं वो इनफाइनाइट मैनी है. दे आर इनफाइनाइट मैनी प्राइम्स के प्राइम नंबर्स जो हैं उनकी तादाद महदूद नहीं है. कोई ऐसी लिमिट नहीं आएगी जिसके बाद आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा. तो ये जो मर्जी आप लिमिट लगाएं उसके बाद भी प्राइम नंबर आपके पास आते जाएंगे. इसके जो प्रूफ का आइडिया था, क्योंकि हम उसको यूज़ करेंगे फर्दर रिजल्ट के लिए, तो मैं एक दफ़ा उसका सिर्फ रिव्यू करना चाहता हूँ कि उसके प्रूफ का आइडिया क्या था. तो मैं सिर्फ आउटलाइन एक कंसिडर करते हैं. यूक्लिड ने कहा कि आप अज्यूम कर लें कि देयर आर फाइनाइट मैनी प्राइम्स. उनके नाम रख लें P1, P2 से लेके Pn तक. और फिर उसने कहा कि एक नंबर कंसिडर करें P1, P2 से लेके Pn और +1. ये कैसा नंबर है अब जिसकी डिकम्पोजिशन के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि इस नंबर की भी डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगी, यानी कि इस नंबर को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा जा सकता है. अब आपके पास जिस तरह एक नंबर यहाँ बन रहा है कुछ भी, अगर आप उसमें +1 कर दें तो उसकी डिकम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, हमें कोई पता नहीं रहता. हम पहले भी इस पॉइंट को मैं काफ़ी दफ़ा एलेबोरेट कर चुका हूँ कि जैसे आपके पास 10 है तो 10 एक 2 इंटू 5 है, 2 इसके अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं. लेकिन जब मैं 10 + 1 करता हूँ 11 तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 2 के साथ क्या हुआ और 5 के साथ क्या हुआ, क्योंकि 11 जो है वो इटसेल्फ प्राइम बन गया. इसी तरीके से अगर मैं 14 को पकड़ूं तो 2 और 7 दो नंबर्स हैं, प्लस आगे जब गया तो मेरे पास जो 2 नंबर आए वो 15 की डिकम्पोजिशन में आए, वो 3 और 5 है, तो उनका कोई रिलेशन नहीं है. तो आपको एक ऐसा फार्मूला या पैटर्न नहीं डिस्कस कर सकते कि अगर आपके पास एक नंबर गिवन है +1 करेंगे तो पिछले नंबर की डिकम्पोजिशन से अगले नंबर की डिकम्पोजिशन कैसे बनाई जा सकती है या उनके अंदर आपस में क्या रिलेशन होगा. उसके बाद उसने कहा कि ये एक नंबर है, इसके भी प्राइमरी डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती है, तो कोई P चूज कर लें जो कि इसकी प्राइमरी डिकम्पोजिशन में पड़ा हुआ है, यानी कि P जो है वो N को डिवाइड करता है. लेकिन सारे के सारे प्राइम आपने एज्यूम किए हुए, दुनिया में जितने प्राइम्स हैं वो यही पड़े हुए हैं. इसका मतलब है कि ये जो प्राइम इसको डिवाइड कर रहा होगा वो भी इनमें से ही होगा.
इसका मतलब है कि P बराबर होगा सम PI के। दिस इम्प्लाइज दैट कि P जो है वो डिवाइड करेगा P1 से लेके Pn की प्रोडक्ट को, क्योंकि इनमें से किसी एक के बराबर था। I मैंने रेंज किया 1 से लेके n के दरमियान, तो इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड कर देगा। एक साइड पे आप कह रहे हैं कि P इसकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के अंदर +1 कर लें तो उसको भी डिवाइड करता है। तो अगर दो नंबर्स को प्राइम डिवाइड कर रहा हो तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर देगा। तो मैं इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो लिख सकता हूँ P डिवाइड्स P1 Pn, इसके साथ मैं -1 लगा देता हूँ और जो अगला नंबर है उसके साथ +1 लगा देता हूँ। इस पूरे के साथ +1, तो ये वैसे का वैसे पॉजिटिव आ जाएगा, ये सारे का सारा नेगेटिव आ जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा इसे कट देगा नेगेटिव के साथ। इसका मतलब होगा कि P जो है वो डिवाइड कर रहा है 1 को। तो अब आप कह रहे हैं कि एक प्राइम ऐसा है जो कि 1 को डिवाइड करता है। अब वो प्राइम जो है वो सारे के सारे 2 या 2 से आगे पड़े हुए हैं, तो 2 या 2 से आगे जो नंबर पड़ा वो 1 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1 का डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई प्राइम नहीं पड़ा हुआ। लेकिन ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की निगेशन हो जाएगी कि ऐसा कोई प्राइम नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब है कि जो आपकी अजम्पशन है वो गलत है कि देयर आर फाइनाइट मैनी प्राइम्स। जो प्रॉब्लम तब पैदा हुई जब मैंने एज्यूम किया कि P जो है वो कोई ना कोई प्राइम डिवाइजर होगा n का, और बाद में वो P जो है मुझे रखना पड़ा कि वो किसी PI के बराबर है। तो जब वो मैंने PI के बराबर रखा तो उसने प्रॉब्लम पैदा की। इस PI के बराबर होने की वजह से उसने इस प्रोडक्ट को डिवाइड किया, और इस प्रोडक्ट को डिवाइड करने की वजह से 1 को डिवाइड करना पड़ा, which leads to a contradiction। इसका मतलब है कि फाइनाइट मैनी प्राइम्स नहीं हो सकते। अब इससे हम कुछ और जो रिजल्ट्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ प्राइम्स के बारे में देखते हैं कि हम देख चुके हैं पहले भी कि प्राइम्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला प्राइम है 2, 3, 5, 7, then 11, 13, 17, then 19, 23, 29 एंड सो ऑन। तो ये कुछ मैंने पहले प्राइम्स लिखे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द पैटर्न, सीक्वेंस जो है इसकी nth टर्म क्या है? एनी फॉर्मूला फॉर प्राइम नंबर्स? ये सारे एक ही सवाल के पूछने के डिफरेंट अंदाज हैं कि आपके पास ये नंबर्स डिफरेंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हैं। मतलब एक नंबर आपको पता लग गया, जिस तरह इधर 7 था तो नेक्स्ट नंबर 11 है, 7 के फौरन बाद जो अगला ऑड नंबर था वही प्राइम हो गया। 11 के फौरन बाद अगला ऑड नंबर 13 है, वही प्राइम हो गया। 13 के बाद अगला ऑड नंबर जो था वो 15 था, वो प्राइम नहीं हो रहा, वो 3 into 5 है। उसके बाद अगला 17 था, उसके बाद अगला हो गया, फिर 21 आया, मिस हो गया। और अगर हम आगे इसको चलाते जाएंगे, अभी आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम आगे चलाते जाएंगे तो गैप बहुत बड़ा होता जाएगा, हमें नहीं पता कि किस तरीके से उसको डील करना है। तो मैं अगर जनरली लिखूं कि बताएं कि जी 10वां प्राइम कौन सा होगा, तो मेरे पास कोई फार्मूला क्या है जिसके अंदर मैं 10 n की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास एग्जैक्टली आ जाए कि वो प्राइम क्या होगा। इसमें से मुझे नहीं पता लग सकता, क्योंकि कभी कोई नंबर मिस हो रहा है, कभी दोनों कंसेक्टिव आ रहे हैं, तो मुझे कोई पता नहीं है, इनके पैटर्न का कोई पता नहीं है, ना ही कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है और ना ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का पता है। लेकिन इनको स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एटम्स हैं नंबर्स के। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इनके लिए कोई छोटा सा भी रिजल्ट जो है वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है कि भाई एक खास नंबर तक कितने प्राइम्स आते हैं। से पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी अगर मैं से कहूँ कि पहला 100 लिखा हुआ है तो 100 तक कितने प्राइम आएंगे? आपके पास कोई रफ सा एस्टिमेट है इसका कितने आ सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि जी n = 1000 है तो 1000 तक कितने प्राइम आ सकते हैं? या आप कहते हैं कि जी जो 10वां प्राइम है उसके लिए कोई लिमिट बता सकते हैं कि 10वां प्राइम जो है ये इस n की वैल्यू तक जरूर आ जाएगा। सो ये लेट्स सपोज कि आपके पास ये पहला प्राइम है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। हम क्लेम करेंगे 10th प्राइम जो है वो 23 है। तो 10th प्राइम जो है वो लेस देन 25 आपको मिल गया, लेस देन इक्वल 25 है। तो ये 10th प्राइम है। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जी 50th जो प्राइम है वो लेस देन इक्वल टू सम नंबर मिल जाएगा, से n की वैल्यू 500 लगा लें। तो क्या जो 50वां प्राइम आएगा क्या वो 500 से पहले आपको मिल जाएगा?
n की वैल्यू 500 से पहले। तो इस तरह के हम मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेशक हमारे पास फार्मूला नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं ना कि प्राइम नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समहाउ इससे रिलेटेड है। अब जो डिफरेंट मैथमेटिशियंस थे उन्होंने शुरू में समझा कि ये जो नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बड़े मसला ही कोई नहीं है इनको डिस्कस करना प्राइम नंबर्स को, और उन्होंने कुछ अपने क्लेम किए कि जी इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो हमेशा प्राइम्स होंगे। कोई खास उन्होंने फार्मूलाज दिए, और कई लोगों ने जो है ना रॉन्गली उनको फार्मूलाज को क्लेम भी किया कि उन्होंने प्राइम नंबर्स के फार्मूलाज डिटरमिन कर लिए हैं। उनमें से हमको एक दो डिस्कस करते हैं। एक तो फर्मा, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नंबर थ्योरी के अंदर। तो फर्मा के हमने रिजल्ट देखा था, फर्मा जो थ्योरम लिटरल थ्योरम हमने देखा है वो किया है। तो फर्मा के कुछ नंबर्स हैं, हम उनको फर्माज नंबर उसके ऑनर के अंदर कहते हैं फर्माज नंबर्स। तो पहले तो देखते हैं कि फर्माज नंबर्स जो है वो किस तरह के हैं, उनकी टाइप क्या है। तो 2 पर n +1 टाइप के जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये फर्माज नंबर्स हैं। और अगर n की किसी वैल्यू के लिए ये नंबर प्राइम हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये फर्मा प्राइम है। तो फर्मा ने इनिशियली ये क्लेम किया था कि इस तरह के जितने भी आप n की वैल्यूज लगाते जाएंगे तो आपके पास प्राइम नंबर आते जाएंगे। तो इन जनरली अगर मैं इस नंबर को कह दूं कि इट इज fn, तो आपके पास ये नंबर जो है वो क्या बनते हैं। मैं n की वैल्यू स्टार्ट करता हूँ 0 1 2 3 4। सो इवन इनको कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो पहले देखें f0 क्या आता है। सो f0 इज 2 रेज़ टू पर 0 प्लस 1। सो दिस नंबर इज 2 रेज़ टू पर 1 प्लस 1, इट इज 3। तो दिस इज अ प्राइम नंबर। सेकेंड नंबर 2 रेज़ टू पर 1 प्लस 1, सो इट इज 2 स्क्वायर प्लस 1। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5। तो ये भी प्राइम आ गया। देन अगर आप 2 पुट करें तो 2 2 द स्क्वायर प्लस 1, सो 2 रेज़ टू पर 4 प्लस 1, इट इज 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, और ये 17 आ गया। देन 2 क्यूब प्लस 1, सो इट इज 2 रेज़ टू पर 8 प्लस 1। सो इसकी अगर आप कैलकुलेशन करें तो इट इज 256 प्लस 1 257। और इसी तरीके से हम ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं 2 रेज़ टू पर 4 प्लस 1 की। सो ये f0 है, दिस इज f1 f2 f3 f4। सो f0 से लेके जो f4 तक नंबर्स आते हैं दे आर प्राइम नंबर्स। इनिशियली फर्मा का क्लेम ये था कि इस तरह के जितने नंबर्स होंगे वो प्राइम होंगे, लेकिन ये f5 पे पता लग गया। f5 जब आप कैलकुलेट करें तो वो प्राइम नहीं आता, ये चेक किया जा चुका है। 2 रेज़ टू पर 2 5 प्लस 1। इसको अगर आप अपनी एक्सरसाइज के तौर पर कंसिडर करें, इसको कैलकुलेट करें और इसकी डिकम्पोजिशन ढूंढने की कोशिश करें, इसकी डिकम्पोजिशन मिल जाती है। ये प्राइम नंबर नहीं है। और ये एक किस्म की ओपन प्रॉब्लम है कि और किन n की वैल्यूज के लिए आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे। अभी तक किसी को पता नहीं है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए ये जो नंबर बनेगा ये प्राइम नंबर होगा। तो अगर n की किसी वैल्यू के लिए ये वाला जो नंबर है जो इस टाइप का हो, अगर वो प्राइम नंबर हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो फर्मा प्राइम है। तो हमें इन फर्मा प्राइम्स का पता है, f0 का, f1 का, f4 का। तो इन 5 नंबर्स को हम कहते हैं कि ये फर्मास प्राइम्स है। इसी तरीके से मर्सनरी प्राइम्स हैं। सो मर्सनरी प्राइम्स हमारे पास इस टाइप के नंबर्स हैं 2n -1। सो इन जनरली हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर इस टाइप का होगा उसे हम कहेंगे मर्सनरी नंबर। और अगर n की किसी वैल्यू के लिए ये नंबर आपके पास प्राइम नंबर आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये मर्सनरी प्राइम है। मिसाल के तौर पे m1 की आप वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट इज 2 रेज़ टू पर 1 -1, सो m1 इज 1, सो इट इज जस्ट अ मर्सनरी नंबर। m2 की वैल्यू आ रही है 2 रेज़ टू पर 2 -1, सो 4 -1 विच इज 3, सो 3 इज सेकेंड मर्सनरी नंबर। और इसका मतलब है कि n की 2 के लिए ये 3 जो है प्राइम नंबर आ रहा है, तो m2 जो है ये मर्सनरी प्राइम हो गया। इसी तरीके से आप m3 कैलकुलेट करें, m3 इज 2 रेज़ टू पर क्यूब -1 विच इज 7, अगेन इट इज अ प्राइम।
m4 is 2 raised to power 4 minus 1, so 2 to the 4 to the 8 to the 16 minus 1 15, so 15 is not a prime, so it's just a mercenary number. So जिन के लिए उनकी वैल्यू प्राइम आ रही है उसे कहेंगे मर्सनरी प्राइम है और अदरवाइज वो मर्सनरी नंबर्स हैं। इनको हम आगे जाके देखेंगे कि इनका परफेक्ट नंबर्स के साथ जो है एक खास रिलेशन है। परफेक्ट नंबर अभी हम डिफाइन करते हैं कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, और ये भी एक किस्म की ओपन प्रॉब्लम है कि क्या जो इस तरह के प्राइम्स हैं, जो मर्सनरी प्राइम्स हैं, क्या वो भी इनफाइनाइट में नहीं है। तो ये इस तरह के बहुत सारे ओपन प्रॉब्लम्स हैं। ओपन प्रॉब्लम से मुराद कि जिसके मतलब अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ या डिसप्रूफ नहीं है, कोई भी इसको मतलब कर सकता है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुए कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या मर्सनरी प्राइम्स फाइनाइट होंगे, ना इसके हक में हमारे पास कोई आर्गूमेंट है और ना इसके खिलाफ कोई आर्गूमेंट है इसको डिसप्रूफ करने के लिए। तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्टोरिक रिव्यू था कि हम बहुत से हमारे पास डिफरेंट नंबर्स को, हमने एक खास किस्म के नंबर्स को जो है वो नाम असाइन किए हुए हैं इन द ऑनर ऑफ सम मैथमेटिशियंस, जिस तरह फर्मा प्राइम्स हैं, मर्सनरी प्राइम्स हैं। अब हम चलते हैं प्राइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और फिर देखते हैं कि प्राइम नंबर्स जो है वो किस तरीके से इनके बारे में मजीद बताया जा सकता है। सो हमारा जो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहला टॉपिक है वो है सी ऑफ एराटोस्थनीज। ये एक मेथड है जिससे हम प्राइम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मेथड जो है ये वर्क कैसे करता है, इसके लिए पहले एक छोटा सा रिमार्क देखते हैं। It is enough to check all prime divisors of a number n up to under root of n या square root of n। कि अगर आपने प्राइम डिवाइजर्स ढूंढने हैं तो आप किधर से लेके किधर तक ढूंढेंगे। पहले ये रिमार्क को एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे पास एक नंबर है n गिवन है से 35 से, तो 35 के आपने डिवाइजर्स ढूंढने शुरू कर दिए कि आपके पास इसके प्राइम डिवाइजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। आपने 1 को से लेके 2, 3, 4, 5 और अप टू 34 तक लिख लिए। 1 इसका डिवाइजर है या नहीं है, ट्रिवियल है सबके लिए। 2 को देखा इसका डिवाइजर है या नहीं है, 2 इसका डिवाइजर नहीं है। देन आपने 3 को देखा, 4 प्राइम नहीं है छोड़ देते हैं। 5 को देखा, 6 को छोड़ देते हैं, 7 को देखा। क्वेश्चन ये है कि ये किधर तक आप देखते जाएंगे। क्या आप 34 को भी चेक करेंगे अगर ये प्राइम होता है, क्या 33 को भी चेक करेंगे, 31 आपको पता है प्राइम है, क्या 31 को भी चेक करेंगे कि 31 जो है ये 35 को डिवाइड करता है या नहीं, या किसी एक लेवल तक जाके आप अगर चेक कर लें तो आप कहेंगे कि इस तक चेक कर लेना काफी था, इससे आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो रिमार्क है, जो क्लेम है वो ये है कि अगर आप किसी नंबर के डिवाइजर्स, प्राइम डिवाइजर्स चेक कर रहे हैं तो वो सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक कर लेना काफी है, इनसे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इस लेवल तक इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर n इज इक्वल टू 35 है तो रफली 35 की जो अंडर रूट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। सो नियरेस्ट कोई भी देख लेते हैं। 5 स्क्वायर जो है वो 25 है, 6 स्क्वायर जो है वो 36 है। तो अगर मैं 36 का अंडर रूट किया होता तो 6 आता, तो इसका मतलब है कि ये तो 6 से भी छोटा ही आएगा। 36 जो अंडर रूट है वो लेस देन इक्वल टू 6 होगा। तो हमारा क्लेम ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम 6 तक अगर ढूंढ लें तो हमें सारे के सारे अदर डिवाइजर्स जो है वो उसके मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जी 5 और 7 जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन 35 है, तो इनमें से आपको एक डिवाइजर 5 मिल गया। जो ही आपको 5 का डिवाइजर मिलेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप नंबर ढूंढेंगे, वो नंबर 7 है, तो 5 की वजह से आपको 7 भी मिल गया। सो इसके अंदर ट्रिक यही है कि अगर एक नंबर अंडर रूट n से पीछे प्राइम डिवाइजर्स बड़ा भी हुआ है तो अगर आपने वो सारे के सारे देख लिए तो ऑटोमेटिकली जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे हैं वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि पेयर्स में होंगे। इधर एक लिखा हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक और नंबर भी होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 35 आ रहा है।
हम एक मिनट के लिए कह लेते हैं कि ऐसा से ट्रू नहीं है. से सपोज there exists a which is strictly less than under root n and b which is strictly less than under root n and a और b जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन n आ रही है, यानी कि a डिवाइड कर रहा है n को और b भी डिवाइड कर रहा है n को, लेकिन दोनों में से कोई भी जो है वो अंडर रूट ऑफ n से ना उसके बराबर है और ना ही उससे बड़ा है, दोनों छोटे हैं. अगर ये दोनों नंबर इस तरीके से हों तो मैं इसको अगर यूज करूं तो a और b की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, a और b की मल्टीप्लिकेशन लेस देन होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन होगी अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n से, और ये बराबर किसकी होगी, n स्क्वायर अंडर रूट के विच इज इक्वल टू n. तो इसका मतलब है कि a b की जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन n. अब एक साइड पे आप क्लेम कर रहे हैं कि ये इसके डिवाइजर्स हैं. अगर डिवाइजर है तो उसकी डेफिनेशन ये है कि a इंटू समथिंग शुड बी इक्वल टू दैट नंबर. ये उसकी डेफिनेशन है डिवीजन की. सो अगर आप कहते हैं कि 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 12, देन 6 इंटू समथिंग शुड बी 12. सो तभी ये डिवाइजर होगा. अब ये दो नंबर आपने चूज किए, दोनों के दोनों आपने कह दिए कि अंडर रूट n से स्ट्रिक्टली कम रहते हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन n से स्ट्रिक्टली कम रहेगी. अगर ये n से स्ट्रिक्टली कम रहती है तो ये दो स्टेटमेंट्स इकट्ठी नहीं हो सकती कि दो नंबर्स हो उनकी मल्टीप्लिकेशन n के बराबर भी आ रही हो, एट द सेम टाइम उन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिक्टली लेस देन bn हो. इट्स नॉट पॉसिबल. दिस मीन्स कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि आपके पास एक डिवाइजर पकड़ा हो, उसका पेयर पकड़ा हो, दोनों स्ट्रिक्टली लेस देन अंडर रूट ऑफ n हो और आप फिर भी क्लेम कर रहे हो कि ये इसके डिवाइसेस हैं. इसका मतलब है कि अगर आपकी डिवाइसेस ढूंढ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट n तक चेक कर लेने काफी है. अगर अंडर रूट n तक किसी नंबर का कोई डिवाइजर नहीं मिलता वो प्राइम है. मिसाल के तौर पे इस तरीके से चेक करते हैं किसी एक नंबर को. मेरे पास नंबर है 37, n की वैल्यू 37 का अंडर रूट जो है वो आपके पास क्या आएगा, 36 का अंडर रूट 6 है और नेक्स्ट नंबर जो है 7 है, इसका 49 है. तो ये लेस देन ही होगा 7 से, क्योंकि 7 जो है वो 49 का अंडर रूट है. अब हमारा क्लेम ये है कि आप ये नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 6 और 7. सिर्फ अगर इनके अंदर से आपको 37 का डिवाइजर कोई नहीं मिल रहा तो फिर आपके पास इसका कोई भी डिवाइजर नहीं होगा, क्योंकि जो भी दो नंबर होते हैं उनमें से एक को अंडर रूट ऑफ n से छोटा होना था. सो 2 डिवाइजर नहीं है, 3 डिवाइजर नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है. इन सारे नंबर्स के अंदर कोई भी डिवाइजर नहीं है 37 का. इसका मतलब है कि 37 इज प्राइम. इनमें से कोई इसको डिवाइड नहीं करता. मैं इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स को की डिविजिबिलिटी को रिड्यूस कर लिया अपनी प्रॉब्लम को. मैं इधर से चूज करता हूं से 93, कहता हूं 93 इज प्राइम. सो पहला स्टेप ये होगा कि 93 को प्राइम करने के लिए मेरी डेफिनेशन प्राइम नंबर की है कि इससे छोटा कोई भी नंबर इसको डिवाइड ना कर रहा हो. तो 93 से छोटे नंबर तो 1 से लेकर 92 हैं. तो क्या मैं सबको चेक करूं कि 92 भी डिवाइड नहीं करता 93 को, 91 भी डिवाइड नहीं करता 93 को? तो बाय डेफिनेशन तो मुझे चेक करना चाहिए, क्योंकि छोटा नंबर है, हो सकता है डिवाइड कर दे. लेकिन ये रिजल्ट कहता है कि नहीं, इस बाउंड को मैं किसी खास लेवल तक चेक कर लूं तो काफी है, उससे आगे नहीं. सो 93 जो है उसका अंडर रूट जो है वो लेस होगा 100 के अंडर रूट से, और 100 का अंडर रूट 10 है. तो 93 का अंडर रूट लेस देन 10 है. आप सिर्फ 10 तक नंबर लिख लें, 9 8 9 एंड 10. सो ये नंबर है. अगर इनमें से आपको कोई भी इसका डिवाइजर नहीं मिलता, सो 1 डिवाइजर नहीं है, 3 डिवाइजर मिल रहा है, 3 3 is 9 एंड 3 1 is 3, ये इसका डिवाइजर है. ये मिल गया, इसका मतलब है कि ये प्राइम नहीं है. और अगर इनमें से कोई भी ना मिलता तो फिर मैं ये क्लेम कर देता कि ये प्राइम नंबर है. इसी तरीके से 97 लिख लेते हैं. 97 का अंडर रूट भी लेस देन 10 होगा. 10 नंबर लिखे हुए, 2 डिवाइड नहीं करता, 3 डिवाइड नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9 90 नहीं करता, देन 10 भी नहीं करता. क्योंकि ये सिर्फ 10 नंबर्स इसको डिवाइड नहीं करते, दिस मीन्स के 97 इज प्राइम नंबर. तो ये एक छोटा सा रिजल्ट था देखने के लिए कि हम प्राइम नंबर्स को किस लेवल तक चेक करें. सो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सी ऑफ एराटोस्थेनीज जो है ये है क्या. सो लेट्स सपोज कि आपके पास प्रॉब्लम ये गिवन है कि आपने
1 से लेके जो 50 तक नंबर्स हैं, इनमें से ये ढूंढना है कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं। तो हम इनको लिख लेते हैं। सो क्योंकि मुझे पता है पहला प्राइम तो 2 है, तो मैं 1 को नहीं लिखूंगा। सो 2, 3, 4, 5, 6। तो ये मैंने पहले जो 50 नंबर हैं वो सारे के सारे लिख लिए। n की वैल्यू 50 तक जा रही है। जो 50 के प्राइम डिवाइजर्स होंगे उनकी मैक्सिमम रेंज क्या है। सो मुझे पास अगर इसका कोई डिवाइजर मिलेगा तो मैंने किस लेवल तक चेक करना है कि उसका डिवाइजर अगर उधर तक नहीं मिल रहा तो उसके बाद नहीं मिलेगा। वो भी हमने डिस्कस किया कि √50 तक। सो √50 7 7 से 49, तो ये 7 से थोड़ा सा बड़ा होगा। On the safe side, it is less than 8, which is basically 64 under root. तो 50 under root ज़ाहिर बात है कि 64 under root से कम होगा और ये 49 under root से ज़्यादा है, तो इनके दरमियान है, तो 7 और 8 के दरमियान है, मैं 8 कंसिडर कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे इसके जो प्राइम डिवाइजर्स हैं अगर वो 8 तक मिल जाते हैं तो ठीक है, 8 के बाद मुझे इसका प्राइम डिवाइजर देखने की जरूरत नहीं है। अब सीवफ एराटोस्थनीज जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि आप 2 से स्टार्ट हो जाए, जो जो नंबर आपको पहले से मिल रहा है उसको छोड़ते जाए और उसके जो मल्टीपल्स हैं उनको कैंसिल आउट करते जाए, कैंसिल आउट करें, गायब करते जाए। सीव का मतलब है उसको अंदर से निकालते जाए, गिराते जाए उसके अंदर से। तो हम गुजारी बात है कि गायब तो नहीं कर रहे, सिर्फ उसको काटते जाते हैं। तो पहला नंबर मुझे मिला 2। अब 2 को छोड़ के 2 के मल्टीपल्स को मैंने गिराना शुरू कर दिया। तो पहला 2 का मल्टीपल 4 है। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, देन 2 6 12, 7 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। ये नंबर अंदर से गायब हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट नंबर पे गया 3। अब 3 जारी बात है पहले से नहीं कटा हुआ था, तो मैं इसको कंसिडर कर लूंगा और जो इसके आगे से मल्टीपल्स हैं उनको गिराना शुरू कर दूंगा। तो 3 2 6 पहले कटा हुआ है, 3 3 9, 3 4 12 पहले कटा हुआ है, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 27, 30, देन 33, 36 कटा हुआ है, 39, देन 42 कटा हुआ है, 45, 3 1 is 3 and 3 15, देन 48 कटा हुआ है और खत्म। नेक्स्ट पे चला गया 5। सो 5 छोड़ के इसके जो मल्टीपल्स हैं उनको खत्म करता हूँ। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 खत्म हो गया। देन 6 पहले कटा हुआ है, 7 पहले तक नहीं कटा था, इसको पकड़ लेता हूँ, इसको छोड़ दिया और इसके मल्टीपल्स जो उनको खत्म करना शुरू कर दिया। तो 7 का पहला मल्टीपल 7 2 14, 7 3 21, 7 4 24, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 एंड 7 7 49। तो 49 भी कट गया और आगे मैं इसको जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने लेस देन 8 रहना था। अगर मैं 8 को कंसिडर करूंगा पहले ही कटा हुआ है। अब सीवफ एराटोस्थनीज ये कहती है कि ये जो नंबर आपने गिरा दिए वो खत्म हो गए, अब बाकी देखें जो नंबर कौन कौन से बचे हुए हैं। तो 2 बचा हुआ है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47 ये नंबर्स बचे हुए हैं। सो 2 3 5 7 11 13 17 19 23
29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। सी ऑफ एराटोस्थिनीज ये कहती है कि ये सिर्फ प्राइम्स हैं 1 से लेके 50 तक। क्यों? क्योंकि 50 से पहले जितने के प्राइम्स निकालने थे उसके जो प्राइम फैक्टर्स आ सकते थे वो 8 से पहले तक उनमें से एक जरूर आ जाना चाहिए था। तो जो भी एक फैक्टर आ सकता था मैंने उसके सारे के सारे मल्टीपल्स उसमें से वैसे गायब कर दिए। तो फैक्टर कैसे आना था कि इस साइड पे 8 लिखा होता, आगे साइड पे उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होके वो नंबर आ रहा होता। तो जितने उसके प्रीवियस के फैक्टर्स बन सकते थे वो तो हमने सारे निकाल दिए उसके अंदर से, वो सारे निकल गए। तो अब जो बाकी ऐसे नंबर बचे जो किसी का भी फैक्टर नहीं थे, मतलब उन पीछे जितने नंबर्स पड़े हुए उनमें से कोई उसका फैक्टर नहीं बन सकता था। तो अगर उनका कोई फैक्टर नहीं बन सकता था तो वो रेंज कंप्लीट हो गए जब तक मुझे उसके फैक्टर ढूंढने थे, वो अंदर से निकल के बाकी जो बच रहे हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सी ऑफ एराटोस्थिनीज है। जो शुरू के मैथमेटिशियंस थे उनके पास प्राइम नंबर्स को देखने के लिए जो सबसे बुनियादी तरीका इंसानों ने बनाया वो यही था, सी ऑफ एराटोस्थिनीज। और जो शुरू के मैथमेटिशियन थे वो तो मतलब एन की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए उनके पास एक पूरे पूरे टेबल्स पड़े हुए थे। मतलब एन की वैल्यू 10,000 के लिए, एन की वैल्यू 1 लाख के लिए उन्होंने सारे के सारे वो नंबर्स लिखे हुए थे और उसके अंदर से उनको काटते गए। जो बाकी उनको पास आगे उन्हें पता लग गया कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक टोटल इतने प्राइम्स हैं। तो ये एक तरीका था किसी भी अगर आपके पास नंबर गिवन है तो उसके देखने के लिए कि उस तक कितने प्राइम्स आ रहे हैं। तो इस तरह n इज इक्वल टू 100 तक भी लिखा जा सकता है, n इज इक्वल टू 1000 तक भी लिखा जा सकता है। और एक दफा सिर्फ आपने लिखना है, उसके बाद सिर्फ उनको रूल आउट करते जाना है। तो मल्टीपल्स आपको पता है कि 2 के मल्टीपल्स एक नंबर छोड़ के आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स 2 नंबर छोड़ के आएंगे, 5 के मल्टीपल्स 4 नंबर छोड़ के आएंगे। तो हर एक 5 है, देन 10 है, देन 15 है। तो मल्टीपल्स को कैंसिल आउट करना या उनको खत्म करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट हम जो बाउंड्स की बात कर रहे थे कि क्या हमें पता लग सकता है कि एक जो से 10वां प्राइम है वो किस वैल्यू से पीछे आ जाएगा। तो अभी तक हम कुछ पहले बिल्कुल कुछ रफ सी बाउंड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस केस के अंदर ये जो पी एन है वो डिनोट कर रहा है nth प्राइम को। सो से अगर आप कहते हैं P3 की वैल्यू क्या होगी, तो P3 की वैल्यू है 3rd प्राइम। तो पहला प्राइम है 2, दूसरा प्राइम है 3 और तीसरा प्राइम है 5। तो 3rd प्राइम इज 5। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि 10th प्राइम क्या है, दैट इज 23। वो भी हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा था। तो ये पी एन डिनोट कर रहा है nth प्राइम को। तो ये रिजल्ट ही कहता है कि जो भी nth प्राइम होगा वो इस वैल्यू से पहले जरूर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे P3 की वो कहता है P3 लेस देन पड़ा होगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। तो इट इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर 2, इट इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर 4 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 16। तो ये बता रहा है कि P3 जो है वो 16 से पहले जरूर मिल जाएगा। तीसरा प्राइम जो है वो 16 से पहले पड़ा होगा। इस तरीके से 4th प्राइम के लिए ये बाउंड थोड़ी सी बढ़ जाएगी 5th प्राइम के लिए। तो एटलीस्ट हमें, बेशक ये बहुत बड़ी बाउंड है, मिसाल के तौर पे P3 जो है वो 5 पे आ गया है और बाउंड आ रही है 16। तो 16 तक तो बहुत सारे और प्राइम्स आ गए। तो एक रफ सी बाउंड है, मतलब कोई बिल्कुल एक्यूरेट बाउंड नहीं है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन समहाउ कोई ना कोई बाउंड जरूर है कि भाई अगर इतनावा प्राइम आपको चाहिए तो यकीनन इस नंबर से पहले वो जरूर आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। बेशक हमारे पास फार्मूला नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन बाउंड जरूर है कि इधर तक इतनावा प्राइम जरूर आ जाएगा। तो समहाउ कोई ना कोई आप मतलब एक गेस कर सकते हैं कि कोई ना कोई इसके पीछे कोई कुव्वत जरूर कार फरमा है, कोई रूल जरूर कार फरमा है जो कि उसको बाउंड कर रहा है कि भाई इस नंबर तक इतने प्राइम जरूर आ जाने चाहिए। बेशक वो बहुत बड़ा नंबर है। सो आगे हम देखेंगे कि हम इस बाउंड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रूफ हम किस तरीके से लिखेंगे। सो मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ। वी विल प्रूव इट बाय इंडक्शन। Suppose it is true for all values which are less than or equal to n। So एक खास वैल्यू तक मैं चूज कर लेता हूँ कि उस तक ये ठीक है,
और फिर देखता हूँ कि n+1 के लिए क्या होता है। अगर n+1 के लिए भी ये बाउंड ठीक आ रही है तो मैं प्रूव कर दूँ, मेरा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। और इसका इंडक्शन का जो पहला इंडक्टिव स्टेप है वो देखना मुश्किल नहीं है, बेशक आप 2 से स्टार्ट कर लें। तो P2 की वैल्यू जो है वो आपको पता है सेकंड प्राइम जो है वो थर्ड है, उसे P1 की वैल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। सो इंडक्शन स्टेप के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, P1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 raised to power 1 minus 1. So it is 2 raised to power 0, 2 raised to power 0, so it is 2 raised to power 1. So P1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो आपको पता है पहला प्राइम 2 है, तो इंडक्टिव स्टेप इसका ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद हमने ये अज्यूम कर लिया इसका इंडक्टिव स्टेप के ये एक खास वैल्यू तक और उससे पहले तक जितनी जो नंबर्स आ रहे हैं उनके लिए ट्रू है। नाउ consider Pn+1, ये n प्राइम है। इसके मुतालिक हम क्या कह सकते हैं कि ये किससे कम होगा। अब इसके लिए जो मैंने आज स्टार्टिंग शुरू की थी लेक्चर की, उसके अंदर मैंने यूक्लाइड प्रूफ जो है उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया था, उसका जो आइडिया रिवाइज करवाया था, तो उसकी जरूरत मुझे यहाँ है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि P1 से लेके Pn तक जो है वो प्राइम्स इससे पीछे हैं और इन प्राइम्स के बाद जो उससे अगला प्राइम आ रहा है वो Pn+1 है। तो ये पहले n प्राइम्स लिखे हुए हैं और ये n+1 है। इनके लिए मुझे पता है कि ये जो मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है ये ट्रू है। देखना चाह रहा हूं कि क्या Pn+1 के लिए भी ट्रू होगा। अब मैं इन सब नंबर्स की प्रोडक्ट कंसिडर कर लेता हूं, P1 से लेके Pn तक पहले जितने नंबर्स हैं और +1 कर देता हूं और उसी तरीके से उस नंबर को n कंसिडर कर लेता हूं कि n ये नंबर है। अब जो भी अगर मैं कंसिडर करूं कि n का जो एक नंबर है इसका जो प्राइम डिवाइजर्स हैं वो किधर पड़े हुए हैं, तो प्राइम डिवाइजर्स दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसके अंदर ही पड़े हुए हैं या इससे बाहर पड़े हुए हैं। जारी बात है, एक सेट है और एक नंबर गिवन है और मैं कहता हूं कि जी इस नंबर के सारे डिवाइसेस जरा देखें किधर पड़े हुए हैं, तो सेट के अंदर या वो पड़े होंगे या नहीं पड़े होंगे, डिटर्मिनिस्टिक है, आइदर इस आंसर इज यस और नो। तो मैंने एक सेट लिख दिया, उसके अंदर 1 से लेके n प्राइम लिखे, इसके डिवाइसेस या इसमें पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा। पहला केस कंसिडर करते हैं कि सपोज P डिवाइड्स n एंड P बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर P n को भी डिवाइड कर दे, P सेट में भी बिलोंग कर दे, इसका मतलब है P इनमें से किसी एक के बराबर है, किसी एक के बराबर है तो P जो है वो डिवाइड कर देगा उन सब की प्रोडक्ट को और उसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी जिस तरीके से यूक्लाइड के थ्योरम में आ रही थी। इसका मतलब है कि जो भी n का डिवाइजर होगा वो इधर नहीं पड़ा हो सकता, अगर इधर नहीं पड़ा होगा तो इससे आगे पड़ा होगा। इसका मतलब है कि Pn+1 n+1 प्राइम और उससे आगे जितने प्राइम्स पड़े हुए हैं n के डिवाइसेस उसमें पड़े हुए हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि द डिवाइजर्स ऑफ n आर इन दिस सेट Pn+1 से लेके आगे तक जितने भी प्राइम नंबर्स पड़े हुए हैं उसके अंदर इसके डिवाइसेस पड़े हुए हैं। अब जो Pn+1 है, लेट्स सपोज कि ये पहला जो नंबर ये यही डिवाइजर है n का, यही डिवाइड करता है n को, तो इसका मतलब क्या होगा कि Pn+1 जो है वो लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि डिवाइजर जो है वो हमेशा मैक्सिमम या बराबर हो सकता है या उससे कम पड़ा होगा। अगर से पहला नंबर डिवाइजर ना होता, यहां से जाके कोई 10वां नंबर डिवाइजर होता, तो फिर भी ये इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती, क्योंकि Pn+ से 10 जो है वो डिवाइड करता है n को, तो Pn+1 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू n होता और Pn+1 वैसे ही लेस देन है Pn+10 से, तो वो ऑटोमेटिकली इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देता। तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी मेरी हमेशा सेटिस्फाई होगी। अब n की वैल्यू क्या है, इधर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस मीन्स कि Pn+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू P1 P2 से लेके Pn की प्रोडक्ट n+1, ये मुझे इधर से पता है। अब ये प्राइम्स लगे हुए हैं n और n से नीचे तक के, तो इन सब के लिए वी नो दैट बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस that
पी एन इज लेस देन, जो भी हमारा है कि इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये हमारा रिजल्ट है। इसका मतलब है कि P1 जो है वो किससे कम होगा, इधर लिखना शुरू कर देते हैं। सो P1 जो है वो लेस होगा 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 के। P2 जो है वो लेस होगा 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 के। P3 जो है वो कम होगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 के एंड सो ऑन। और Pn कम होगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 के। सो मैं इसकी जगह इंडक्शन हाइपोथेसिस अप्लाई करता हूँ, तो n+1 जो है वो लेस आ गया 2 रेज़ टू पावर 0, देन 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2। सो मैं इनकी वैल्यूज लगा रहा हूँ। 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, सो ऑन। लास्ट वैल्यू जा रही है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 n प्लस 1। तो ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई होके ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 अप टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, और यहाँ प्लस 1 लगा हुआ है। तो ये ऊपर वाला सम किसके बराबर है, एक दफा इसको लिख लेते हैं। 1 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये सम सिर्फ मैंने लिखा है, जो पावर्स हैं वो लिखी हैं। ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो अगर मैं इसको 2 माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 से डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन होके ये सम के बराबर आ जाएगा। ये बड़ी नॉन सी आइडेंटिटी आपने पहले कई दफा देखी होगी। सो आप इसके ऊपर अगर लगाना चाहें तो ज्योमेट्रिक सीरीज भी लगा सकते हैं। 2 की रेशो है तो ज्योमेट्रिक सीरीज लगाएं तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो फाइनल सम ये आ गया। इसका मतलब है कि इसकी जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास अब बनता है p n प्लस 1 प्राइम इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 1। और 1 मुझे पता है कि हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 के। अगर मैं इसके अंदर 1 की मैक्सिमम वैल्यू n सबसे छोटा 1 लगाऊंगा तो 1 करने से भी ऊपर 0 आएगा, तो ये हमेशा इससे कम ही रहेगा। सो इस केस के अंदर क्योंकि ये माइनस 1 इस साइड पर लगा हुआ है तो 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 2। सो सबसे छोटी वैल्यू भी 2 आ रही है, तो 1 तो हमेशा छोटा ही रहेगा, इवन के स्ट्रिक्टली लेस होगा। इस 1 को भी मैं इससे रिप्लेस कर देना चाहता हूँ, तो अब मेरे पास ये बनेगा Pn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो 1 भी क्योंकि इससे छोटा है तो उसकी जगह भी मैंने ये लगा दिया। अब मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वो बन रही है Pn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर प्लस, सो इसमें से ये कॉमन निकालें तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। पावर एक ऐड हो जाएगी तो इट इज 2 रेज़ टू पावर n। सो मेरे पास फाइनली ये आ गया कि Pn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। सो ये एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है कि Pn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, जो कि ओरिजिनल के साथ मैच कर रहा है कि अगर Pn लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 हो तो इधर n की जगह n प्लस 1 लगा हुआ है। तो ये अगर मैं मान लूँ तो मैंने ये प्रूव कर दिया है बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस से कि n प्लस 1 के लिए भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसी रिजल्ट को मैं दूसरे तरीके से इस तरह कह सकता हूँ कि देयर आर एटलीस्ट n प्लस 1 प्राइम्स लेस देन 2 रेज़ टू पावर 2n, क्योंकि ये जो मैंने अभी प्रूफ किया है इसी को मैं लिख लेता हूँ। Pn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2n, ये मैंने प्रूफ किया है। इसका मतलब है कि जो n प्लस 1 प्राइम है वो लेस देन इक्वल टू है इसके। तो अगर आपने ये नंबर लिख लिया है तो मुझे पता है कि इससे पहले कितने प्राइम्स पड़े होंगे जितना ये इंडेक्स चल रहा है। तो देयर आर एटलीस्ट, मुझे ये नहीं पता कि इतने ही होंगे क्योंकि मेरी बाउंड बहुत बड़ी है, बहुत तेजी से आगे जा रही है, क्योंकि पावर्स एक्सपोनेंशियल्स हैं। सो पहले 2 की पावर है और फिर उसकी आगे से पावर है,
तो डबल एक्सपोनेंशियल चल रहा है मेरे पास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम इतने प्राइम जरूर पड़े होंगे। तो समहाउ मैंने एक बाउंड बना ली। मिसाल के तौर पे मैं 2 की पावर 5 कैलकुलेट करता हूँ, बहुत बड़ा नंबर है। मेरा क्लेम ये कि इससे पहले 5 प्राइम्स जरूर मिल जाएंगे। मैं 2 100 लिख लेता हूँ, बहुत ही बड़ा नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा क्लेम इंटरेस्टिंग है कि इससे पहले 100 प्राइम्स आपको जरूर मिल जाएंगे, कम से कम 100 प्राइम मिलेंगे, ज्यादा बिल्कुल मिल सकते हैं। और अभी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि इसको हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को। तो अभी तक जो मैंने ये वाली प्रूफ की है इनइक्वालिटी, ये बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड के साथ है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। वो जो इक्वलाइट का थ्योरम हमने पहले तीसरे लेक्चर में किया था, उसके अंदर जो ट्रिक था उसको यूज करके मुझे पता है कि प्राइम नंबर्स जो है उनकी तादाद इस नंबर से पहले तक कितनी हो जाएगी। आप कहते हैं कि जी जैसे ये लिखा हुआ है कि जी मुझे पहले 100 प्राइम चाहिए, बताएं मैं कितने नंबर्स को चेक करूं, कितने तक जाऊं तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि 100 प्राइम चाहिए। तो मैं एक रफ सा एस्टीमेट जरूर दे सकता हूं कि जी अगर आप इस नंबर तक चले जाएं तो मेरी गारंटी है कि आपको 100 प्राइम मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि फर्दर इसको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है और मैथमेटिशियंस ने इसके अंदर क्या क्या किया। हम कुछ रिजल्ट्स को पहले रिविजिट करते हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग इसके अंदर रिजल्ट है, जो सबसे पहली इम्प्रूवमेंट थी, वो बर्टन्स पॉस्टुलेट है। इसको इसके डिफरेंट नाम आपको मिलेंगे। कुछ लोग इसको बर्टन्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, कुछ बर्टन्स रिजल्ट भी कहते हैं, क्योंकि अब ये प्रूफ हो चुका है। सो इनिशियली इट वाज अ कंजेक्चर, इसी मैथमेटिशियन ने किया था, बर्टन्स ने, जिसको उसके नाम से मंसूब किया गया। इसका क्लेम यह था कि n की वैल्यू अगर आप 2 से बड़ी ले लें तो n और 2n के दरमियान आपको एक प्राइम नंबर जरूर मिलेगा। सो फॉर n greater than 2 there must exist a prime between n and 2n, और इसको इस तरह लिख लें कि p is less than 2n is less than n। सो ये तो जारी बात है कि 2 into n लिखा हुआ है तो ये तो प्राइम हो नहीं सकता, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ n less than equal to p is less than 2n। ये प्राइम नंबर है तो डिकम्पोजिशन तो उसकी हो नहीं सकती, तो 2n कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। हाँ, n का पता नहीं है, शायद प्राइम हो जाए। ये बर्टन्स हाइपोथेसिस था। इनिशियली बर्टन ने इसे कोई 3 लाख तक की वैल्यूज के लिए चेक किया कि ये ट्रू है। वो हर n चूज करता था 3 लाख से अंदर तक, और 2n कंसिडर करता था और देखता था कि उसके दरमियान से प्राइम मिलता है। मिसाल के तौर पे मैं पहली वैल्यू 3 चूज करता हूँ, n की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो 3 का ट्वाइस क्या होगा 6। सो ये सिंपली 2n है। सो आप देखेंगे मैं अगर पिछले के साथ कंपेयर करें तो मैं बड़े इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं पावर्स के अंदर नहीं, पावर से 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 5 करें तो कितना बड़ा जंप आता है, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 6 करें तो कितना बड़ा जंप आता है, और 2 की पावर 10 से जब 2 की पावर 11 में जाएंगे तो जंप बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब 2 की आप पावर्स कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो 4 देन 8 16 32 64 128 256 512 1024 1024। सो जो आपके पास हर नेक्स्ट पावर का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन 2n के अंदर वो इस तरह नहीं हो रहा, वो नंबर का ही ट्वाइस हो रहा है। तो कोई इतना बड़ा गैप नहीं बढ़ रहा। तो वो ये क्लेम है कि अगर आपने n 3 रखा हो तो 3 और 6 के दरमियान एक प्राइम होगा, वो 5 है। आप नंबर चूज करते हैं, से 5 चूज करते हैं तो 5 का ट्वाइस है 10, तो कहते हैं कि 5 और 10 के दरमियान भी एक प्राइम होगा, 7 प्राइम है। आप n चूज करें से 11 और उसका ट्वाइस है 22, तो कहता है कि 11 और 22 के दरमियान भी एक प्राइम होगा, एटलीस्ट 1 प्राइम। तो मेरा 13 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, मेरे पास 3 प्राइम्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो बर्टन्स जो पॉस्टुलेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम के मुतालिक था। तो ये रिजल्ट सबसे पहले एक रशियन मैथमेटिशियन ने प्रूव किया था। इसी का जो कंजेक्चर था बर्टन्स का, जो इसने क्लेम किया था कि मेरे हिसाब से ये ऐसा होगा, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था, तो उसने वैल्यूज के लिए चेक किया लेकिन प्रूफ नहीं था। तो सबसे पहला प्रूफ आया था 1852 के अंदर। रशियन मैथमेटिशियन था P.L. शेबिशेव। इसने इस
रिजल्ट को प्रूफ किया था। इसका प्रूफ हमारे कोर्स के स्कोप से बहुत बाहर है, क्योंकि अभी तक हमारे पास मशीनरी एक्यूमुलेट नहीं हुई कि हम इसको प्रूफ देख सकें। तो लेकिन हम इसको एज अ फैक्ट सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं बाउंड्स को देखने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि ये क्योंकि प्रूफ हुआ है, मैथमेटिकल कम्युनिटी के अंदर नोन है, तो अब इस रिजल्ट को अगर हम मान लें बर्टन्स पोस्टुलेट ट्रू है, तो क्या वो जो हम पिछली बाउंड देखी थी 2 n, क्या उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है? क्या उसको कम किया जा सकता है कि nth प्राइम जो है वो इस लेवल तक पड़ा होगा? तो देखिए, अब इसी मैथमेटिशियन ने शेफ ने ही कहा था कि अगर मैं बर्टन्स हाइपोथेसिस को ज्यूम कर लूं और मैंने प्रूव कर दिया तो अब मैं इस बाउंड को ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट थ्योरम मेरा ये है कि पी एन जो है वो 2n से भी पीछे पड़ा होगा। मैंने मतलब एफिशिएंटली क्लेम कर दिया कि जो है ना ये बाउंड बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव की जा सकती है। पहली बाउंड मेरी थी पी एन इज लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 1। तो अगर आप ये देखें 2n माइनस 1, ये आपके पास बाउंड थी। तो पहले 2 की पावर थी और फिर उसकी पावर थी। अब मैंने उसकी जो पावर है वो बिल्कुल खत्म कर दी है। अब सिंपली ये 2n है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी तीसरा प्राइम किधर तक पड़ा होगा? ये कहता है 2 तक पड़ा होगा। 2 is 8। आप कहते हैं जी तीसरा जो प्राइम है आपको 8 से पहले मिलना चाहिए। सो पहला प्राइम 2, 3 और 5, तीसरा प्राइम 5 है तो वो 8 से पहले मिलेगा। आप कहते हैं जी से मुझे 8वां प्राइम किधर तक मिल जाएगा? इट इज 2 So 2 is 2 to the 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256, 256। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो 8वां प्राइम है वो 256 से पहले आ जाएगा। तो 256 से पहले कम से कम 8 प्राइम्स पड़े हुए हैं। आप पिछले के साथ कंपेयर करें तो वो कहता है 2 minus 1 which is equal to 2 7 which is equal to 7। अगर 256 ये बन रहा है तो 7 बनेगा आपके पास 128, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। 2 बहुत बड़ा नंबर है। तो वो तो बहुत ही रफ सी बाउंड थी। अब ये बहुत इम्प्रूव्ड है कि जी 8 प्राइम जो है इससे पहले आ जाएंगे। अब देखें इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सो इसके प्रूफ के लिए भी हमारे पास आइडिया वो है इंडक्शन का ही है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर सम वैल्यू ऑफ n दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू, यानी कि Pn जो है वो लेस देन 2n है। और अब Pn+1 के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसके मुतालिक भी यही बाउंड बताई जा सकती है। पहले तो ये हमें पता है कि nth प्राइम जो है वो 2n से छोटा है। इसके ऊपर अब इस 2n के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बर्टन्स पोस्टुलेट, जो बर्टन्स रिजल्ट है वो अप्लाई कर देते हैं। अगर n की वैल्यू ये हो तो बाय बर्टन्स रिजल्ट देयर एग्जिस्ट अ प्राइम, उसका नाम से मैं P रख लेता हूं, बिटवीन 2n इस नंबर के दरमियान और 2 into 2n के दरमियान प्राइम पड़ा होगा। क्योंकि उसका पोस्टुलेट यह था कि कोई भी आप नंबर कंसिडर करें तो उस नंबर के अंदर n के अंदर और 2 टाइम्स ऑफ n के दरमियान एक प्राइम जरूर पड़ा हुआ। इसका मतलब है कि 2n वो नंबर था जो मैंने कंसिडर किया और इसका ट्वाइस ही है। इसका मतलब है कि एक प्राइम पड़ा होगा जो p जिसका मैंने नाम रखा है वो 2n+1 के दरमियान होगा। अब Pn जो है वो 2n से कम रहता है, तो Pn किधर पड़ा हुआ है? Pn पड़ा हुआ है इससे स्ट्रिक्टली लेस। तो इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो पता लगेगा कि Pn जो है वो लेस है P से। इसका मतलब ये है कि P इज आफ्टर Pnth प्राइम विच इज nth प्राइम। P जो है वो nth प्राइम के बाद आ रहा है।
अगर p जो है वो nth प्राइम के बाद आ रहा है तो p n प्लस 1 के अंदर और p के अंदर क्या रिलेशन होगा? p n nth प्राइम था, p n प्लस 1 n प्लस 1th प्राइम था, और p जो है वो कोई भी ऐसा प्राइम था जो कि pn के बाद आ रहा है। तो ये n प्लस 1 जो है वो फौरन बाद में आने वाला प्राइम है और ये कोई भी प्राइम है। इसका मतलब है कि pn प्लस 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू p होगा, और p आपने पहले कहा कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 2n प्लस 1 के। इसका मतलब हुआ कि pn प्लस 1 जो है वो भी लेस देन होगा 2n प्लस 1 के। ये मेरा रिजल्ट प्रूव कर देता है कि मैंने अज्यूम ये किया था कि pn स्ट्रिक्टली लेस देन 2n होगा, और इधर बटन रिजल्ट को यूज करके मैं अब क्लेम कर रहा हूँ कि जो pn प्लस 1 है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 2n प्लस 1 होगा। इसने रिजल्ट प्रूव कर दिया। सो आप देखें कि बाउंड जो है वो जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि हम उसको बड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, बड़े आसानी से इंप्रूव कर लिया, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च अभी तक कंटिन्यू है कि हम अगर nth प्राइम फिक्स कर लें कि जी हमें इतने प्राइम चाहिए तो वो बाउंड क्या है जिसके ऊपर हमें वो आ जाएगा। तो अब वो जिस तरह मैंने पिछले रिजल्ट की एक ऑलरेडी लिखी थी, इसकी भी लिख सकते हैं कि देयर आर एटलीस्ट n प्राइम्स लेस देन 2 रेज़ टू पावर n, कि अगर आपको n प्राइम्स चाहिए तो 2 रेज़ टू पावर n तक मिल जाएंगे फॉर श्योर। नेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग जो कंजेक्चर है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है अभी तक, कंजेक्चर से मुराद के जिसके मतलब ना हम काउंटर एग्जांपल दे सकें और ना ही उसका प्रूफ दे सकें। तो ये गोल्डबैक कंजेक्चर है, अभी तक अनसॉल्व है, और इसके ऊपर कुछ प्राइस भी है इसको सॉल्व करने के ऊपर डिफरेंट लोगों की तरफ से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। और ये इतना एलिमेंट्री है, इतना सिंपल है कि शायद आप एक 8वीं जमात के या मैट्रिक के स्टूडेंट को ये समझा सकते हैं कि ये कंजेक्चर क्या है। गोल्डबैक एक मैथमेटिशियन था आयलर के ज़माने के अंदर, और इसने आयलर को एक खत लिखा था, उसके अंदर उसने ये अपना कंजेक्चर उसे भेजा था कि मेरे ख्याल में ये रिजल्ट ट्रू है लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या आप प्रूफ कर सकते हैं? और फिर आयलर ने काफ़ी देर उसको रख के करता रहा, और आयलर ने जवाब दिया था कि मैं भी उसको प्रूफ नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि कंजेक्चर है क्या। कंजेक्चर कहता है कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो n एक इवन नंबर है, एवरी इवन नंबर can be, so is strictly greater than 4. Every even number can be written as sum of two prime numbers. So n जो है वो strictly greater than 2 है, तो मैं n जो है assume करूँगी ये जो मैं नंबर इवन नंबर की बात कर रहा हूँ ये वो वाला नंबर है। तो नेक्स्ट इवन नंबर जो है वो 4 पे आएगा, तो मैं 4 और 4 से आगे आने वाले जितने इवन नंबर्स हैं उनके मुतालिक ये क्लेम है। इसको हम कहते हैं गोल्डबैक कंजेक्चर है। मिसाल के तौर पे मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्लेम ही कहता है कि 2 ऐसे प्राइम्स पड़े होंगे कि 4 उनका सम होगा, 6 के लिए 2 ऐसे प्राइम्स पड़े होंगे जिनका वो सम होगा, 8 के लिए भी 2 प्राइम्स जरूर मिलेंगे, 10 के लिए 2 प्राइम्स जरूर मिलेंगे, 12 के लिए 2 प्राइम जरूर मिलेंगे। सो 4 के लिए 2 प्राइम्स हैं, 2 और 2 दोनों सेम है। 6 के लिए हैं 3 एंड 3 दोनों सेम है। 8 के लिए 5 और 3, 10 के लिए 5 और 5, एक ये भी है और एक ये भी है, 7 और 3, 12 के लिए 7 और 5। आज तक कंप्यूटर्स की जितनी लिमिटेशंस हैं कैलकुलेशंस की, और जितने तक वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूटर्स ये चेक कर चुके हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमारे पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका। और काउंटर एग्जांपल मतलब मोस्टली मैथमेटिशियंस मानते हैं कि ये ट्रू है, ये ठीक है, इनकी एक इंट्यूशन है कैसा सच है, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं है इसका, तो इट इज स्टिल एन ओपन प्रॉब्लम। अभी देखें कितनी एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी आप इवन नंबर लें जो 4 से बड़ा है, उसके लिए 2 प्राइम्स जरूर मिलेंगे, वो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कि उन 2 को अगर आप जमा करेंगे तो जो नंबर आपने चूज किया होगा वो मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे, और इसको मजीद क्लियर करने के लिए मैं नंबर चूज करता हूँ 18, तो 18 के लिए 2 प्राइम्स कौन से हैं? 11 एंड 7 दोनों प्राइम्स हैं,
तो कोई भी आप इवन नंबर लिखें तो उसके लिए 2 प्राइम जरूर मिलेंगे जिनको उनके सम में लिखा जा सकता है। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं कर सका। जो इसके अंदर कुछ रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं, उसके अंदर सबसे जो पहला रिजल्ट था वो ये था कि एक मैथमेटिशियन ने ये प्रूव कर लिया कि इवन नंबर्स को 3 प्राइम्स के सम के अंदर लिखा जा सकता है। तो इसका प्रूफ है, लेकिन वो उसको 2 तक रिड्यूस नहीं कर सके। तो इस तरह के हमारे पास नंबर थ्योरी के अंदर बहुत सारे ओपन प्रॉब्लम्स हैं जो भी अभी तक अनसॉल्व हैं। और अगर आप इसको इस लेक्चर के अंदर शामिल करने का मकसद ये था कि समहाउ आप देखें कि जितने भी ओपन प्रॉब्लम्स हैं और जो भी हमारी डिस्कशन है उसके अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर प्राइम नंबर जरूर इन्वॉल्व है। इसके अंदर भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि प्राइम नंबर्स एक मिस्टीरियस बिहेवियर रखते हैं, हमें कोई उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो जो चीज भी हम उसके यूज करके निकालते हैं उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की है प्राइम नंबर्स के बारे के अंदर। प्राइम नंबर्स से फिर हमने कहा कि कुछ जो मशहूर मैथमेटिशियंस थे उनके नाम से जो प्राइम्स मंसूब हैं, जो उन्होंने बताया था, फार्मूलास बताने की कोशिश की कि अगर कुछ नंबर्स इन फार्मूलास को सेटिस्फाई करें और प्राइम्स हों तो हम उनको उनके नाम से मंसूब करते हैं। तो हमने मर्सनर प्राइम्स देखे हैं, फर्मस प्राइम्स देखे हैं, फर्मस नंबर देखे हैं। देन हमने सी ऑफ एराटोस्थनीज देखी है कि किस तरीके से हम किसी एक खास नंबर तक सारे के सारे प्राइम नंबर्स को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम्स की अभी हमारे पास ये तो नहीं एग्जैक्टली पता कि बिल्कुल एग्जैक्टली किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है प्राइम्स, लेकिन समहाउ भी हम बाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इस लेवल तक कितने प्राइम्स आ जाने चाहिए, इस लेवल तक कितने प्राइम्स आ जाने चाहिए। तो अभी बिल्कुल हम एलिमेंट्री लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। और फिर हमने लास्ट में एक कंजेक्चर डिस्कस की है, गोल्डबाख कंजेक्चर, विच सेज कि एवरी इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। It is not necessary that those 2 prime numbers should be same, should be different. They can be same. Thank you very much for your patience. Allah Hafiz.